अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के तीसरे लेक्चर में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडवांटेजेस ऑफ IP PBX ओवर एनालॉग टू डिजिटल PBX। मैंने आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स डिस्कस किए थे, जिनमें सिंगल नेटवर्क, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल, लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह थे। इसके बाद मैंने आपको सिस्को IP टेलीफोनी इक्विपमेंट के बारे में बताया था और लास्ट में हमने डिस्कस किया था सिंगल साइट स्ट्रक्चर की डायग्राम। आज का लेक्चर हमारा CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग की बेसिक्स पर है। ये लेक्चर सिर्फ इन लोगों के लिए ज़रूरी है जो CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग के बगैर CCNA वॉइस करना चाहते हैं। मैं आप सबको रिकमेंड यही करूँगा कि हर हाल में पहले CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग कर लें, ताकि आपको बेसिक्स में कोई इशू ना हो। लेकिन मेरी इस लेक्चर में पूरी कोशिश होगी कि मैं बेसिक्स का एक ओवरव्यू आपको समझा दूं, खासकर इन चीज़ों का आइडिया आपको ज़रूर दे दूं जिनका ताल्लुक CCNA वॉइस से होगा। आज के लेक्चर में मैं आपको एक ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और हम अपनी पहली लैब भी इसी पर करेंगे। बहुत सारे लोग इस पर काम कर चुके होंगे। मेरी कोशिश होगी कि आपको इस सॉफ्टवेयर के तमाम फीचर्स से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। सॉफ्टवेयर का नेम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। चलिए जी, अब हम अपना लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करते हैं। ये पहली स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले CCNA वॉइस एंड लेक्चर लिखा हुआ है और स्विच के साथ कुछ कंप्यूटर्स की डायग्राम बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि आज हमने जितना भी लेक्चर पढ़ना है वो कंप्यूटर्स और उससे रिलेटेड डिवाइसेस से रिलेटेड जो भी नेटवर्किंग में डिवाइसेस या उनकी बेसिक्स से रिलेटेड जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी या नेटवर्किंग डिवाइसेस की। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए फिर मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं। जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में IP टेलीफोनी के लिए आपको एक कहानी से समझाया था, इसी तरह मेरी कोशिश है कि आज भी आपको आसान वर्ड्स में एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। आई एम सपोजिंग हमारा एक कॉलेज था, जिस वक्त कंप्यूटर नया नया आया, हमने एक कंप्यूटर परचेज किया और इसको एक क्लासरूम में रख दिया। ये जिसको पैकेट ट्रेसर आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा क्लासरूम आ गया और हमने एक कंप्यूटर परचेज करके क्लासरूम में रख दिया और इसमें हम अपने ऑफिस का सारा डाटा सेव करने लग गए। क्योंकि ये वो दौर था जब कंप्यूटर्स आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और हर कॉलेजेस, स्कूल्स, बड़ी बड़ी कंपनीज कंप्यूटर्स को डिप्लॉय कर रही थी। तो हमने भी अपने कॉलेज की इन्वायरमेंट को देखते हुए वहाँ पे कंप्यूटर को डिप्लॉय किया, क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो गया और प्रोसेसिंग भी तेज़ हो गई। जो डाटा हमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता था सेव करने के लिए, वो हमने कंप्यूटर्स में सेव करना शुरू कर दिया और लॉन्ग टर्म हमारे पास सेविंग शुरू हो गई। उसके बाद ही हमारे जिस तरह कॉलेज में स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती गई, हमें मैनेजमेंट में एक और पर्सन की ज़रूरत पड़ गई। इसको भी हमने कंप्यूटर लेकर दे दिया। इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि 2 कंप्यूटर्स बेसिकली हो गए। अब सम टाइम ये होता था कि हमें दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान हमारे पास, मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान हमें डाटा शेयर करना पड़ता था सम टाइम। उसके लिए अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम अपना डाटा किस तरह करें शेयर। हमें किसी ने बताया कि दोनों कंप्यूटर्स में आप क्या करो, NIC कार्ड लगवा लो और एक केबल यूज़ करो, उसको कनेक्ट करके आपस में डाटा शेयर कर लो। उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी हमें रिक्वायर्ड थी, जो मैं आपको पूरे प्रोसेस के अंदर समझाऊंगा कि कैसे कैसे बेसिकली चीज़ें कंप्लीट होती हैं। लेकिन मैं भी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये हमारे पास जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी, 2 कंप्यूटर्स के साथ एक NIC कार्ड की रिक्वायरमेंट थी, जो हमने NIC कार्ड लगवा लें कंप्यूटर के अंदर और हम एक केबल परचेज कर लें जिसके दोनों एंड्स पे ये कनेक्टर हों। इनको कहते हैं RJ45 कनेक्टर।
इन दो कनेक्टर्स के साथ हम एक केबल परचेज करें और दोनों कंप्यूटर्स में NIC कार्ड लगाकर इनको इसको इस पोर्ट के अंदर लगाएं दोनों साइड पे, और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करें तो हमारा एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर हो जाएगा। इससे हमारा काम आसान हो गया और जो हम पर्पस अचीव करना चाहते थे वो हमने किया, क्योंकि हमारे दोनों बंदे मैनेजमेंट के थे और हमें समटाइम्स ये होता था कि एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करना पड़ता था। उसके लिए हम फ्लैश, DVD, CD और फ्लॉपी यूज़ करते थे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। उसके लिए उससे बचने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड पे NIC कार्ड लगाए और एक केबल कनेक्ट करके दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान लगा दी और कुछ कॉन्फ़िगरेशन की जिससे हमारा डाटा शेयर होने लगा। खैर अब हमने ये काम जब कंप्लीट कर लिया तो हमारे कॉलेज ने आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तरक्की की। हमने 4 लोग मज़ीद हायर कर लिए और इनको भी कंप्यूटर परचेज करके दिए। अब हमारे पास टोटल कितने कंप्यूटर हो गए? 6 कंप्यूटर हो गए। 2 हमारे पास पहले थे, 4 अब हो गए, टोटल 6 कंप्यूटर हो गए। अब मसला ये आया, एक कंप्यूटर से जब भी दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर करना पड़ता था तो हमारे पास जो सिनेरियो था वो ये था कि हमारे पास सब में एक एक NIC कार्ड था। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस कंप्यूटर से डाटा इसके साथ शेयर करना है, मैंने केबल अटैच कर दी, लेकिन सेम टाइम पे मुझे जब डाटा इस कंप्यूटर के साथ शेयर करना पड़ता था तब मुझे प्रॉब्लम आती थी। अब मुझे ये केबल यहाँ से रिमूव करके यही केबल दोबारा इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ती थी। सेम टाइम पे जब मुझे इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता था तब मुझे ये रिमूव करनी पड़ती थी, यहाँ से इसको कनेक्ट करना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इसके अंदर एक NIC कार्ड था। इसके अंदर भी एक NIC कार्ड था और इसके अंदर भी एक NIC कार्ड था। इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। मैं हर टाइम क्या करता था, केबल डिस्कनेक्ट करता था और न्यू कंप्यूटर में केबल कनेक्ट करके कॉन्फ़िगरेशन करके तब डाटा शेयर करता था। ये अब क्योंकि कॉलेज टाइम पे जब रश बहुत ज़्यादा होता था, अब ये इसको बार बार निकाल कर एक पीसी से दूसरे पीसी में लगाना एक हेक्टिक प्रॉब्लम था और ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और टाइम इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाया होता था। फिर हमें किसी ने मशवरा दिया कि एक डिवाइस मिलती है, इसको आप क्या करो, इन सब के दरमियान लगाओ। मैं इरेज कर दूं। हमें क्या मशवरा दिया गया जी, एक आप डिवाइस लो और इनके दरमियान लगा दो और इन सब पीसीज को इस डिवाइस से कनेक्ट कर दो। इससे क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास एक एक NIC कार्ड ही था, लेकिन हम सारे के सारे एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट हो गए और उसके अंदर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की और उनके बाद हमने अपना डाटा शेयर करना शुरू कर दिया। इन डिवाइसेस में 2 तरह की डिवाइसेस आती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट वन जो पॉपुलर है उनमें कहते हैं अनमैनेज डिवाइसेस। अनमैनेज डिवाइसेस को नॉर्मली हब भी कहा जाता है, और ये बहुत ही चीप डिवाइसेस होती हैं, सस्ती होती हैं, लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास हैं मैनेज डिवाइसेस जिनको स्विच कहा जाता है, नॉर्मली ये भी यूज होती हैं। मैं आपको समझा दूं कि हब बेसिकली जो है, सबसे पहले हब डिवाइसेस आई जब भी एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता था, हम हब लगा देते थे और उनको कनेक्ट करके अपना डाटा शेयर करना शुरू कर देते थे। उसके बाद कुछ डिवाइसेस आई जो मैनेज डिवाइसेस थी, जो ड्रॉबैक्स हब के अंदर थे वो मैनेज डिवाइसेस स्विच के अंदर उनको ख़त्म किया गया और उनको यूज़ किया गया। आजकल जो पॉपुलर डिवाइसेस हैं वो मैनेज डिवाइसेस हैं, स्विच हैं, इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हब को OSI मॉडल की लेयर 1 की डिवाइस कहा जाता है, जबकि स्विच को लेयर 2 की डिवाइस कहा जाता है। OSI बेसिकली
एक मॉडल है जो पूरे नेटवर्किंग को 7 लेयर्स में डिवाइड करता है, 7 लेयर्स में डिवाइड करता है ताकि प्रोसेस को समझना बिल्कुल आसान हो जाए। खैर हब एंड स्विच दोनों ही स्विचिंग डिवाइसेस हैं। हब को लेयर 1 स्विच, हब बेसिकली लेयर 1 की स्विचिंग करता है, जबकि स्विच लेयर 2 की स्विचिंग परफॉर्म करता है। हब पहले बहुत ज़्यादा यूज होते थे, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इस वजह से लोग अब स्विचेस को ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसको अपनी मर्जी से मैनेज किया जा सकता था। इसलिए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में स्विच ही बेहतरीन चॉइस होती है। हर हाल में ज़्यादातर स्विच को ही प्रेफर किया जाता है। अब हम देखते हैं जब डिवाइसेस इस्तेमाल हो तो कैसे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। ये जी कनेक्ट विद द हब, ये एक डायग्राम है, आपको इससे शो हो रहा होगा कि जब हमने एक हब लगाया दरमियान में, ये हमारे पास थी हब आ गया और हमने डिफरेंट पीसीज को, सर्वर को कनेक्ट कर दिया इस डिवाइसेस से। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द पैकेट ऑफ डाटा फ्रॉम द सर्वर इज सेंड टू ऑल द वर्कस्टेशन कनेक्टेड टू द हब। जब भी एक पैकेट आएगा इस डिवाइस पे तो वो तमाम की तमाम डिवाइसेस पर सेंड कर दिया जाएगा। इसको मैं आपको जब डीप आपको समझाऊंगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है तब आपको इसकी समझ आएगी। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझें कि जब भी इस डिवाइस के ऊपर, हब के ऊपर डाटा आएगा तो वो तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर डाटा सेंड कर दिया जाएगा। ये हब के अंदर परफॉर्म होता था। ये इसका एक बेसिकली ड्रॉबैक था। जबकि हम जब स्विच की बात करते हैं तो स्विच के अंदर ये होता है कि कनेक्ट करने का फिजिकली सेम प्रोसीजर है। स्विच दरमियान में लगाते हैं और तमाम की तमाम अपने एंड स्टेशन, अपने कंप्यूटर्स, अपने लैपटॉप्स इस स्विच की पोर्ट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें जो लास्ट लाइन है, ये इस पर गौर करने वाली बात है, द पैकेट ऑफ डाटा फ्रॉम द सर्वर इज सेंट ओनली टू द डेस्टिनेशन। उसमें क्या था, जब सर्वर से पैकेट आया तो तमाम कंप्यूटर्स पे सेंड हो गया। इसमें जब सर्वर से कंप्यूटर आएगा तो अगर सिर्फ इसके लिए है तो सिर्फ इसके पास जाएगा, अगर इसके लिए है तो सिर्फ इसके पास जाएगा। ये स्विच की ब्यूटी है कि स्विच बेसिकली तमाम पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट नहीं करता। इस पूरे सिनेरियो को हम मजीद आहिस्ता आहिस्ता और डिस्कस करेंगे। अब हम बेसिकली दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले कि हम दो कंप्यूटर्स को अटैच करके देखेंगे कि वो बेसिकली कैसे कनेक्ट होते हैं और उनका कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी ये डायग्राम है, लर्निंग इज फन। ये पिक बेसिकली इसका मतलब ये है कि सीखना एक मज़ा है। लेकिन आपको एक नज़र आ रहा होगा कि लर्निंग हाउ टू लर्न, वो ये पढ़ रहा है कि पढ़ना बेसिकली कैसे है। अगर आप चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड करके लॉजिकल समझेंगे तो चीज़ों का हमेशा मज़ा आएगा, उनको सीखने में मज़ा आएगा। अगर आप सिर्फ रटा लगा लेंगे या आपको ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को हमेशा पार्ट्स में डिवाइड करें, उनको लॉजिकल समझें, तब आपको हमेशा पढ़ना मज़ा देगा और आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये देखें ये घूम रहा है, लर्निंग इज़ फन, इंजॉय भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो ये डायग्राम मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। चलिए अब हम अपने दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जी हमारे पास डायग्राम आ गई। हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, दो कंप्यूटर्स लिए सबसे पहले और दोनों कंप्यूटर्स को हमने क्या किया, NIC कार्ड लगा के कैट 5 क्रॉस ओवर केबल से, ये हमारे पास केबल का नेम है, जिसको कैट 5 कैटेगरी की ये केबल है। बेसिकली इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैट 3, कैट 5, कैट 5E, कैट 6, अब कैट 6A 6E भी आ गई हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं केबल्स की। जब हम केबल्स को डिस्कस करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझें, जो मैंने आपको केबल दिखाई थी एक पिक्चर में जिसके दोनों साइड पे कनेक्टर थे RJ45 के, वो हमने ली और दोनों केबल्स को अटैच कर दिया। सबसे पहले
हमने NIC कार्ड लेके इन दोनों को अटैच किया और इनकी फिजिकल कनेक्टिविटी ओके करवा दी। फिजिकल कनेक्टिविटी के बाद हमें जो दो चीज़ों को कम्युनिकेशन प्रोसेस में समझना हमारे लिए लाजमी है, वो दो चीज़ें कौन सी हैं हम देखते हैं। 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो कौन सी हैं जी? फर्स्ट वन मैक एड्रेस और सेकंड है IP एड्रेस। बेसिकली पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो चीज़ यूज़ हो रही होती है वो यही दो चीज़ें हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए ये कम्युनिकेशन प्रोसेस समझना बिल्कुल आसान होगा। ये जी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस बेसिकली एक बिल्ट इन एड्रेस होता है जो हर NIC कार्ड पर फैक्ट्री बिल्ट इन होता है। ये जब भी आप NIC कार्ड परचेज करते हैं तो ये फैक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन IP एड्रेस आता है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिकली इस तरह की फॉर्म में होता है कि हमारे पास कुछ डिजिट्स होते हैं, कोई भी डिजिट आप ले लें और इस तरह की फॉर्म में होता है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज हो रहा होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सेकंड हमारे पास होता है IP एड्रेस। इसकी फॉर्म कुछ इस तरह की होती है 10.10.10.1। क्योंकि मैं IP एड्रेसिंग और मैक एड्रेसेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में दोनों कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में गूगल से भी पढ़ सकते हैं। ये CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग के लेक्चर्स में इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल बताई जाती है। उर्दू IT एकेडमी की वेबसाइट पर CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग का कोर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आप वहाँ से भी इसको मज़ीद देख सकते हैं। बेसिकली IP एड्रेस एक न्यूमेरिकल लेबल है जो किसी भी कंप्यूटर प्रिंटर डिवाइस को असाइन किया जाता है, जबकि मैक एड्रेस बिल्ट इन एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता। कम्युनिकेशन के लिए दोनों एड्रेसेस का होना लाजमी है। जैसे आपको मैं इसको आसान एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप एक क्लास की एग्जांपल लें। क्लास में एक स्टूडेंट है, उसका जो नेम है वो है मैक एड्रेस, जबकि उसका रोल नंबर है IP एड्रेस। स्टूडेंट का नेम कभी भी चेंज नहीं होता, वो किसी भी क्लास में चला जाए उसका नेम हमेशा वही रहता है, जबकि उसका जो रोल नंबर है यानी IP एड्रेस है वो हमेशा चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है। उसका उस पे फिक्स होना या लाजमी होना, एक ही होना वो लाजिम नहीं है, वो चेंज हो सकता है, बट उसका जो ओरिजिनल नेम है मैक एड्रेस है वो चेंज नहीं होता। अब जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स के दरमियान डाटे को कम्युनिकेट करवाते हैं तो वो बेसिकली IP एड्रेस को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ये दो कंप्यूटर्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती हैं। इस साइड पे भी IP देना पड़ता है, इस साइड पे भी IP देना पड़ता है। ठीक है, IP बेसिकली हम खुद असाइन करते हैं। रोल नंबर हम जैसे टीचर होता है वो रोल नंबर खुद असाइन करता है, जबकि उसका जो नेम होता है वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। वो बहुत पहले डिसाइड हुआ होता है, लेकिन जो रोल नंबर होता है वो टीचर डिसाइड करता है। तो इसी तरह IP एड्रेस हम खुद असाइन करते हैं और खुद इनके NIC कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन में IP एड्रेसेस देते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। लेकिन जब भी NIC कार्ड आपस में कम्युनिकेट करते हैं तब वो मैक एड्रेसेस को यूज़ करते हैं। हम IP एड्रेसेस को यूज़ कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जबकि जो डिवाइसेस आपस में NIC को यूज़ कर रही होती हैं वो मैक एड्रेसेस को यूज़ कर रही होती हैं। इसको मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ कि पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि IP एड्रेसेस बेसिकली असाइन कैसे होता है किसी भी कंप्यूटर में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेटवर्क एंड शेयरिंग में जाते हैं। यहाँ से आपको मज़ीद बता दूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में हम क्या करते हैं, चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स को क्लिक करके कर सकते हैं। ये इस डायरेक्ट पेज पे हमारे पास जो भी अडॉप्टर होता है, नेटवर्क NIC कार्ड होता है, उसको हम क्लिक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और ये हमारे पास नेक्स्ट
स्लाइड या नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक आ जाता है, बॉक्स जो आप कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी IP वर्जन 4 इसके अंदर हम लोग जाके IP कॉन्फ़िगर करते हैं। ये जी लास्ट और नेक्स्ट इसकी असाइनिंग द IP एड्रेसेस की मैं आपको बता दूं। इस बॉक्स के अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है। एक तो ये होता है कि हम IP एड्रेसेस को ऑटोमेटिकली दे दें, DHCP सर्वर यूज कर रहे हो, हम खुद ना देना चाहें स्टैटिकली, और एक ऐसा सर्वर यूज करें जो ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस दे PC को, वो उसे कहते हैं DHCP सर्वर। दूसरा ये होता है कि हम स्टैटिकली IP दें और यहाँ पे IP एड्रेस असाइन करें। सबनेट मास्क IP एड्रेस के अगेंस्ट साथ में आपको अटैच करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं IP एड्रेसेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, इसलिए सबनेट मास्क और IP एड्रेसेस को आपको समझने के लिए CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग को समझना पड़ेगा, वो क्योंकि नेटवर्क्स का बेसिकली प्रॉपर पार्ट है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस समझाना चाहता हूँ। इसी तरह डिफ़ॉल्ट गेटवे आप देंगे, और अगर DNS सर्वर देना है तो DNS सर्वर देंगे। उसके बाद आप अपनी सेटिंग्स को ओके करेंगे तो आपकी IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएंगी, जबकि मैक एड्रेसेस की कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं, उसको आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब होता क्या है जब कम्युनिकेशन होती है, मैं आपको बेसिकली समझा दूं कि होता क्या है बेसिकली। अब बेसिकली होता यह है कि जब एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में इंटर होना होता है तो हमारे पास ये केबल के थ्रू कनेक्टिविटी होती है। यहाँ पे आपने IP एड्रेस दे दिया, यहाँ पे आपने IP एड्रेस दे दिया। अब क्योंकि कंप्यूटर्स IP एड्रेस की बेस पे पैकेट सेंड करते हैं, लेकिन जो डिवाइसेस हैं वो मैक एड्रेस को यूज़ करती हैं। NIC जो कार्ड यहाँ पे लगा हुआ होगा वो क्या करेगा, वो मैक एड्रेस को यूज़ करेगा। तो हमें कोई ऐसे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो IP से मैक में ट्रांसलेशन करवाए, या मैक प्रोटोकॉल, या एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक ऐसी समझ लें मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है जो IP से मैक का आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। क्योंकि हम IP की बेस पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं जबकि डिवाइसेस मैक की बेस पे कर रही हैं, तो आपस में इनके दरमियान कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो इन दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसके लिए यूज़ किया जाता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, IP को मैक में चेंज करता है। इसको मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे हमारे पास पूरा पैकेट है। मैंने PC1 से क्या किया, PC1 से मैंने डाटा सेंड किया, तो मेरे पास सोर्स IP जो मेरे अपने कंप्यूटर PC1 का था वो भी मेरे पास था, सोर्स मैक जो इसका मैक था, क्योंकि मैं इस पे बैठा हूँ, इसका मैक तो मुझे पता होगा, वो भी मुझे पता था। और डेस्टिनेशन IP, क्योंकि डेस्टिनेशन IP भी मैंने खुद दिया है तो वो भी मुझे पता था, लेकिन मेरे पास डेस्टिनेशन मैक नहीं था। अब क्या हुआ कि क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन की सोर्स IP से डेस्टिनेशन IP पे, जबकि डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगी इस पे। अब जब सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक जब तक नहीं होगा, आपका पैकेट दूसरे कंप्यूटर्स पे रिसीव नहीं होगा। उस प्रोसेस को उसको सॉल्व करने के लिए, डेस्टिनेशन मैक को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बल्कि कंप्यूटर्स बेसिकली हम नहीं, कंप्यूटर्स के अंदर R प्रोटोकॉल यूज होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कंप्यूटर्स के अंदर, डिवाइसेस नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर, जो क्या करता है कि डेस्टिनेशन IP की साथ जो डेस्टिनेशन मैक हमें चाहिए होता है उसके मैकेनिज्म को रिजॉल्व करता है, उसको उस मसले को हल करता है और हमें डेस्टिनेशन मैक देता है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, आपके अंदर के जब भी पैकेट इस PC1 से इसके पास सेंड होता है तो वो क्या करता है कि डेस्टिनेशन मैक एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस सेंड करता है।
ब्रॉडकास्ट एड्रेस सेंड करता है और पूछता है कि ये जो आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी, ये किस कंप्यूटर का है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप इसको इस तरह कह लें कि रोल नंबर 16, रोल नंबर 17 ये किसका है। आगे से स्टूडेंट जो होता है वो अपना नेम बताता है कि ये मेरा है, सबको पता चल जाता है जी ये उसका नेम है, उसका इस रोल नंबर का ये नेम है। इसी तरह इसके अंदर भी यही होता है प्रोसेस के अंदर कि जिस तरह ही आईपी एक ब्रॉडकास्ट की जाती है, सबको बताया जाता है कि ये आईपी किसका है। तो जिसका आईपी होता है वो अपने नेम के साथ, अपने मैक एड्रेस के साथ रिप्लाई करता है और कहता है कि जी ये मेरा बेसिकली आईपी है और आप इसको मेरे साथ अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाएं। तो सेम इसमें भी ऐसे ही होता है कि आप ब्रॉडकास्ट सेंड की जाती है और ये इसको रिप्लाई करता है अपने डेस्टिनेशन मैक के साथ। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है और ये अपने पास एक आर टेबल जनरेट कर लेता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का कि इस आईपी का मैक ये है। अब जब भी कम्युनिकेशन करनी होगी इस आईपी पे इस मैक को यूज किया जाएगा और डाटे को सेंड किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पूरी कम्युनिकेशन में 4 चीजें यूज होंगी। सोर्स आईपी जो पता होगा उसको, जो ऑलरेडी सेंड करने वाले को सोर्स मैक भी पता होगा क्योंकि वो अपने ही इंटरफेस से निकल रहा है। डेस्टिनेशन आईपी भी पता होगा क्योंकि रोल नंबर्स बेसिकली सबको पता होते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन मैक उसको किसी को नहीं पता होगा जब तक वो खुद नहीं बताएगा कि ये मेरा मैक एड्रेस है। तो ये फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होती है, आपका प्रोसेस फर्स्ट टाइम यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन डायरेक्ट स्टार्ट कर दी जाती है। ये तो थी 2 कंप्यूटर्स के दरमियान। इसी तरह जब हम डिस्कस करते हैं हब एंड स्विचेस के दरमियान, क्योंकि उसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या कम्युनिकेशन हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगा। लीजिए अब हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास हमने कहा जी हब है और ये हमारे पास पीसी हमने 3-4 पीसी कनेक्ट कर लिए। ठीक है जी, ये हमारे पास स्विच है, ये हमने इसके साथ भी 4 पीसी कनेक्ट कर दिए। अब हमने क्या किया, सेम आईपी एड्रेसेस असाइन किए हर कंप्यूटर पे। ठीक है, अब आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद हमने इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है। अब सबसे पहले हम हब को देखते हैं, हब कैसे परफॉर्म होता है। हब के अंदर हमने आईपी एड्रेसेस असाइन किए। ये हमारे पास PC1 था, ये हमारे पास PC3 था। अब मैंने क्या करना है, PC1 से PC3 पर जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है तो मेरे पास PC1 में क्या होगा कि सोर्स आईपी भी होगा कम्युनिकेट करने के लिए, सोर्स मैक भी होगा, डेस्टिनेशन आईपी थर्ड वाले का वो भी होगा, लेकिन डेस्टिनेशन मैक ये मेरे पास नहीं होगा। तो डेस्टिनेशन मैक को हमें लेने के लिए इसमें क्या होगा, आर्प का मैकेनिज्म यूज किया जाएगा, सेम 2 कंप्यूटर्स की तरह, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की तरह। इसमें क्या होगा, जब भी पैकेट यहाँ पे आएगा तो आर्प की ब्रॉडकास्ट सेंड की जाएगी। ये डिवाइसेस क्या करेगी, ये इस डिवाइस पे भी सेंड कर देगी पैकेट, इस डिवाइस पे भी सेंड कर देगी और इस डिवाइस पे भी सेंड कर देगी। अब ये डिवाइसेस देखेंगी कि ये आईपी, ये रोल नंबर हमारा नहीं है, ये इसको क्या कर देंगी, डिस्कार्ड कर देंगी, इसकी बात को अनसुना कर देंगी। जबकि ये जब देखेगा कि ये रोल नंबर मेरा है तो इसका रिप्लाई करेगा इस डिवाइस को दोबारा कि ये बेसिकली मेरा है, और ये डिवाइस इस पैकेट को दोबारा सेंड कर देगी। अच्छा, इसको दोबारा जिस तरह ही हब को सेंड करेगा ये मेरा है। अब हब क्योंकि अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, हब क्या करेगा, आपके पास जब दोबारा पैकेट आएगा तो सिर्फ इसके पास सेंड करने की बजाय दोबारा पैकेट जो है इसके पास भी सेंड कर देगा, इसके पास भी सेंड कर देगा और इसके पास भी सेंड कर देगा। ये देखेंगे ये पैकेट फिर हमारा नहीं है, इसको ड्रॉप कर देंगे, ये पैकेट को रिसीव कर लेगा और अपने टेबल के अंदर, आर्प टेबल के अंदर पैकेट को आईपी के अगेंस्ट मैक को लिख लेगा। लेकिन अब इसने लिख लिया, लेकिन जब ये आर्प रिजॉल्व होने के बाद अगेन पैकेट सेंड करेगा इसके लिए,
ये जब दोबारा इसके पास पैकेट सेंड करेगा, इसके पास सोर्स आईपी भी होगा, सोर्स मैक भी होगा, डेस्टिनेशन आईपी भी होगा, डेस्टिनेशन मैक भी होगा। लेकिन हब एक क्योंकि अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, वो जब भी उसके पास पैकेट आएगा, चाहे उसके पास चारों चीजें हों, वो क्या करेगा, सबके ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देगा। और जो डिवाइसेस देखेंगी कि ये हमारी ब्रॉडकास्ट हमारे लिए पैकेट नहीं है, वो उसको ड्रॉप कर देंगी, बाकी इसको यूज कर लेंगी। अब ये एक बड़ा हेक्टिक प्रॉब्लम था, ये एक ड्रॉबैक था बेसिकली हब के अंदर। मैं आपको अगेन थोड़ा सा मजीद डिस्क्राइब कर दूं। इसका ड्रॉबैक का इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये था हमारे पास कि हमारे पास अगर हमने 2 से ज़्यादा डिवाइसेस सेम टाइम पे, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास ये था कि अगर एक PC1 ने डाटा PC3 को सेंड करना है और PC2 ने PC4 को करना है सेम टाइम पर, तो ये भी पैकेट सेंड करेगा, ये भी पैकेट सेंड करेगा। अब क्या हुआ कि हब दोनों के पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करेगा, और जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा इधर भी इसके पैकेट को और इधर भी, जबकि इसके पैकेट को इधर ब्रॉडकास्ट करेगा, इधर करेगा, उससे क्या होगा कि ब्रॉडकास्ट होने से पैकेट्स आपस में टकरा जाएंगे, कोलिजन पैदा होगी, और इस कोलिजन की वजह से आपका डाटा लॉस होगा। तो ये एक हब का डिसएडवांटेज था कि ये हर टाइम ब्रॉडकास्ट करता था, और ब्रॉडकास्ट की वजह से कोलिजन होती थी, और कोलिजन की वजह से हमारा डाटा डिस्टर्ब होता था। जबकि स्विच के केस में क्या होता है, स्विच फर्स्ट डिवाइस से जब थर्ड डिवाइस पर डाटा सेंड करेगा, फर्स्ट टाइम क्या होगा कि पैकेट इसके पास आएगा, ये फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। लेकिन जिस तरह ही ये कहेगा कि ये आईपी के अगेंस्ट जो है, ये आईपी मेरा है, ये रोल नंबर मेरा है, ये अपनी अनाउंसमेंट करेगा, उसके बाद वो पैकेट जाएगा स्विच के पास। अब स्विच इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्विच है इंटेलिजेंट डिवाइस। वो देखेगा कि ये बेसिकली 15 रोल नंबर बेसिकली इस बंदे का है, फॉर एग्जांपल 15 रोल नंबर बाबर का है। वो क्या करेगा, कहेगा कि अपने अंदर ऐड कर लेगा, अपने पास एक टेबल मैक एड्रेस टेबल बनाएगा, आर्क टेबल बनाएगा, और कहेगा कि बाबर के पास जब भी आए, यानी इस आईपी का पैकेट जब भी है, इस मैक के पास भेजना है। अब वो क्या करेगा, सिर्फ इसके पास जो रिप्लाई आया होगा सिर्फ इसको सेंड करेगा, क्योंकि इसने भेजा हुआ होगा। अब ये नेक्स्ट टाइम जो कम्युनिकेट करना होगा, जब भी पैकेट इसके पास आएगा, सबसे पहले आर्क टेबल में देखेगा, अगर आर्क टेबल में आईपी के अगेंस्ट मैक है तो सिर्फ उसके पास पैकेट सेंड कर देगा, बाकी के पास पैकेट्स को सेंड नहीं करेगा। इसी पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम एक लैब के थ्रू भी देखते हैं, ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए कैसे ये परफॉर्म करता है बेसिकली।